गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन। देखो, प्रोफेशनल एग्जाम्स है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई 100% श्योर है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस वी कैन से काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, इवन 95% चांसेस हैं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स देखते हो, लास्ट 10 ईयर्स के देख लो, मतलब 20 पेपर्स अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट आपको 20 में से 18 या 19 पेपर्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को आप 12 नंबर तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। और सबसे पहले इश्यू ये आता है, सर टॉपिक का नाम जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इसमें स्टैंडर्ड वर्ड का क्या मतलब है? तो देखो, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है एक लेवल, एक बेंचमार्क सेट करना। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक लेवल सेट करना, एक क्राइटेरिया सेट करना। और यही मैं जब कहता हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट का एक लेवल और क्राइटेरिया सेट करना कि सर मैं अगर नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाऊंगा तो उसके लिए मेरी क्या कॉस्ट इनकर होनी चाहिए, क्या मेरी कॉस्ट इनकर होनी चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में जो भी इनकर होगी वो आप जब मंथ खत्म होगा आपको पता चलेगी। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है सर सेट कैसे की जाती है कि क्या कॉस्ट इनकर होगी, क्या ये कोई पर्सन अपने खुद ही सेट कर लेता है? तो आंसर इज नो। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की जाती है, फॉर एग्जांपल आप मटेरियल से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करना चाह रहे हो कि अगले महीने जब हम प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाएंगे क्या कॉस्ट इनकर होगी। तो सिंपल सी बात यह है कि मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो बनती है मटेरियल की क्वांटिटी, कि सर प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज होगी, और मटेरियल का प्राइस क्या होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मटेरियल की कॉस्ट बनती है। तो सर मटेरियल की क्वांटिटी जो है कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा क्वांटिटी में, उसके लिए जो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नॉन एज प्रोडक्शन मैनेजर। और मटेरियल को परचेज करने के लिए मटेरियल के प्राइस से रिलेटेड जो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नॉन एज परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर से पूछकर ही उनके एक्सपीरियंस से ही स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की जाती है। लाइक परचेज मैनेजर से पूछा गया कि मटेरियल किस रेट में परचेज करोगे, आप एक पर्टिकुलर मटेरियल बता दिया कि ये मटेरियल आप किस रेट पे परचेज करते हो और नेक्स्ट मंथ किस रेट पे परचेज करोगे। तो वो जो मार्केट में करंट सिनेरियो चल रहा है और जो उनको लगता है फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं उनको कंसिडर करते हुए आपको रेट बता देंगे। से एग्जांपल 5 रुपए पर केजी में मैं मटेरियल परचेज करूंगा। सिमिलरली प्रोडक्शन मैनेजर से उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे पूछा जाएगा जो करंट सिनेरियो और जो फ्यूचर में चेंजेस हो सकते हैं उनके बेसिस पे। से एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि एक यूनिट को बनाने के लिए 10 केजी रॉ मटेरियल लगेगा। तो सर सिंपल सी बात यह है, अगर एक यूनिट को बनाने के लिए 10 केजी रॉ मटेरियल लगेगा और अगर 5 रुपए पर केजी में हम इसको परचेज कर पाएंगे तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल की। सर 5 रुपए पर केजी और 10 केजी यूज करोगे तो इसका मतलब 50 रुपए की कॉस्ट आएगी। इसका मतलब स्टैंडर्ड सेट हो गया कि सर एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट 50 रुपए लगनी चाहिए, 50 रुपए लगनी चाहिए। अब एक्चुअल में कितनी लगी वो आपको तब पता चलेगा जब मंथ खत्म होगा, जब पूरा का पूरा महीना खत्म हो जाएगा तो हम एनालाइज कर पाएंगे कि सर एक्चुअल में हमारी क्या कॉस्ट लगी। से एग्जांपल एक्चुअल में किसी भी वजह से क्या हुआ, मटेरियल 5 रुपए की बजाय आपने 6 रुपए में खरीदा। सिमिलरली प्रोडक्शन मैनेजर ने 10 केजी की बजाय 9 केजी रॉ मटेरियल यूज करके एक यूनिट बना दी। तो फाइनली क्या हुआ, एक यूनिट को बनाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई सर 6 रुपए पर केजी और 9 केजी 54 रुपीज की कॉस्ट इनकर हुई। स्टैंडर्ड था सर 50 रुपीज की कॉस्ट होगी, बट एक्चुअल में 54 की कॉस्ट इनकर हुई सर 4 रुपए की कॉस्ट ज्यादा इनकर हुई, 4 रुपए की कॉस्ट ज्यादा इनकर हुई। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे दो कारण है सर। इसके पीछे दो कारण ये है कि प्राइस जो है मटेरियल का वो तो हमने महंगा खरीदा 5 की बजाय 6 रुपए में। इसका मतलब कहीं ना कहीं परचेज मैनेजर जो है
उनका स्टैंडर्ड गलत था, उन्होंने 5 रुपए बोला तो 6 रुपए में खरीदा, कहीं ना कहीं उनकी गलती रही है। लेकिन अगर प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस देखी जाए तो उन्होंने 10 केजी में बोला था 1 यूनिट बना लेंगे, लेकिन 9 केजी में बना लिया, मतलब उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में बेटर रही है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पर्पज ही कहीं ना कहीं मैनेजरियल लेवल पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है। हम हर एक लेवल पे मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं, और उस परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सहारा लेते हैं। पहले स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, देन जब हमारे पास एक्चुअल आ जाता है, उनको कंपेयर करके हम इजीली मैनेजर्स की परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। तो सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है सर, ये कोई मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, ये कोई कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका नहीं है, ये कॉस्टिंग में एक टेक्निक है जो कि कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज की जाती है। तो इट इज ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग इन विच सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करती है, तुक्के में नहीं, विद द हेल्प ऑफ कंसर्न्ड मैनेजर। जैसे मटेरियल को परचेज करने के लिए अगर परचेज मैनेजर कंसर्न है तो उन्हीं से पूछा जाएगा, प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है तो उन्हीं से प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल की क्या क्वांटिटी लगेगी उन्हीं से पूछा जाएगा, एटसेट्रा। देन उस स्टैंडर्ड को कंपेयर किया जाएगा विद द एक्चुअल्स, और ये जो डिफरेंस आता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि सर 50 रुपए की बजाय 54 रुपए की कॉस्ट आई, 4 रुपए की कॉस्ट ज्यादा आई, ये क्या है? ये जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज नोन एज वेरिएंसेस। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप करते क्या हो सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वेरिएंसेस ही कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं टोटलिटी में बात करूं अपने सिलेबस से हटके कि सर सिलेबस में क्या है उसको हटके अगर मैं बात करूं, तो टोटलिटी में वेरिएंसेस जो है 5 तरीके के कैलकुलेट किए जा सकते हैं, इवन 6 तरीके के कैलकुलेट किए जा सकते हैं। पहला होता है मटेरियल वेरिएंसेस, दूसरा होता है लेबर वेरिएंसेस, तीसरा होता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, चौथा होता है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। ये होते हैं चारों कॉस्ट वेरिएंसेस। एक होता है सेल्स वेरिएंसेस और एक होता है प्रॉफिट वेरिएंसेस। तो यू कैन से सर 6 तरीके के वेरिएंसेस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अपने सिलेबस में क्या है उसकी हम अलग से बात करेंगे, फिलहाल मैंने जस्ट आपको बताया कि वेरिएंसेस इतने तरीके के हो सकते हैं। और आज हमारा टारगेट क्या है, आज हमारा टारगेट सर एक वेरिएंस दैट इज मटेरियल वेरिएंसेस जो है उसको डिस्कस करना है। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो समझ में आया क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेगी, देन एक्चुअल डेटा जब उनके पास आ जाएगा दोनों को कंपेयर करके डिफरेंसेस एनालाइज करेगी कि क्या वेरिएंसेस है। एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करती क्यों है, दो पर्पस हैं और दोनों मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। सर एक तो मैनेजर की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए और दूसरा कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो दो पर्पस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। सर पहला टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ईच मैनेजर, हर एक लेवल पे प्रोडक्शन मैनेजर की क्या एफिशिएंसी है, परचेज मैनेजर की क्या एफिशिएंसी है। दूसरा कॉस्ट को कंट्रोल करना, क्योंकि जब स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं कि भाई इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली क्या है हर एक मैनेजर अपनी एक्टिविटीज पे अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो दीज आर द टू पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ अटैच किया जाता है वर्ड वेरिएंस एनालिसिस। नॉर्मली चैप्टर का नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, या यू कैन से सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम करते क्या हैं, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम वेरिएंस से एनालिसिस करते हैं, वेरिएंस एनालाइज करते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, वेरिएंस निकल के आता है, फिर उस वेरिएंस को एनालाइज किया जाता है कि भाई किस मैनेजर की क्या परफॉर्मेंस रही है, या जो भी डिफरेंस आया है, वेरिएंस आया है, वो क्यों आया है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको बोला जाता है वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस क्या है, रेफर टू द इन्वेस्टिगेशन, किस चीज का इन्वेस्टिगेशन कि सर डिफरेंस जो आया है वो क्यों आया है, एज टू द रीजन फॉर डेविएशंस इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स सेट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स बजट। बजट कह दो, स्टैंडर्ड कह दो, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल एक ही बात है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि सर जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया और जो एक्चुअल में इनकर हुआ है वो डिफरेंस क्यों है, उसके रीजन को फाइंड आउट करना, इन्वेस्टिगेशन करना ही वेरिएंस एनालिसिस है। क्यों किया जाता है ये, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू कीप ए कंट्रोल
ऑन इट्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, क्योंकि हम कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, हम हर एक मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, हर एक मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, वेरिएंसेस ये हो सकते हैं मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रॉफिट वेरिएंसेस भी हो सकते हैं। फिलहाल हमारा आज का जो टारगेट है वो है केवल और केवल मटेरियल वेरिएंस जो है उसको डिस्कस करना, उसको रिवाइज करना। सर मटेरियल वेरिएंसेस को अगर अपने को समझना है तो आप अगेन सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन को समझो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन पहले स्टैंडर्ड्स बनाती है, देन उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करती है, और उसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नॉन एज वेरिएंस, दैट इज नॉन एज वेरिएंस। मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझें, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि हम एक यूनिट जब बनाएंगे तो 10 केजी रॉ मटेरियल लगेगा एक यूनिट को बनाने में, 5 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंगली हम परचेज कर लेंगे। ये डेटा कहां से आया? प्रोडक्शन मैनेजर और परचेज मैनेजर से पूछकर आया। तो सर सेट हो गया कि एक यूनिट को बनाने के लिए 50 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में जब ऑर्गेनाइजेशन ने एक यूनिट बनाई तो 12 केजी से एग्जांपल एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज हुआ, और आपने मटेरियल खरीदा 5 रुपए की बजाय 6 रुपए में, तो आपकी कॉस्ट इनकर हुई 72 रुपीज। तो आप अगर कहोगे, देखोगे तो आप देखोगे कि सर 50 रुपए स्टैंडर्ड था, जबकि एक्चुअल में आपकी कॉस्ट इनकर हुई 72। मतलब आपकी जो कॉस्ट है उसमें 22 रुपीज का डिफरेंस देखा गया, और वो भी इंक्रीज देखा गया। 22 रुपीज आपकी कॉस्ट ज्यादा आई। सर अगर मैं पूछूं कि ये 22 रुपए की कॉस्ट ज्यादा आने के पीछे क्या रीजंस हैं, तो इसके पीछे दो रीजंस हैं। सर पहला रीजन तो ये है, हमने जो 5 रुपए पर केजी में मटेरियल सोचा था वो 5 में खरीदा नहीं, 6 में खरीदा। प्राइस जो सोचा था वो प्राइस बढ़ गया था। तो सर ये डिफरेंस क्या है? ये प्राइस का डिफरेंस है। दूसरा, हमने रॉ मटेरियल सोचा था 10 केजी यूज होगा एक यूनिट को बनाने के लिए, लेकिन ये एक्चुअल में 12 केजी आपने यूज किया। तो ये क्या है? ये मटेरियल का क्वांटिटी का डिफरेंस है। सर मटेरियल का यूसेज का डिफरेंस है, मटेरियल का यूसेज का डिफरेंस है। मतलब कॉस्ट में जो डिफरेंस आया उसके दो कारण है, एक तो प्राइस में डिफरेंस आना, और दूसरा मटेरियल की क्वांटिटी, मटेरियल का जो कंजम्पशन है उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस आना। तो इसी के बेसिस पे अगर मैं मटेरियल वेरिएंसेस की बात करूं तो मटेरियल वेरिएंस अपने आप में कोई एक वेरिएंस नहीं है। मटेरियल वेरिएंसेस में हम 5 तरीके के वेरिएंसेस एनालाइज करते हैं। सर सबसे पहले तो हम मटेरियल की कॉस्ट का वेरिएंस एनालाइज करते हैं कि कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो मटेरियल में वेरिएंसेस में वेरिएंस आता है दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल की कॉस्ट में डिफरेंस होने के दो रीजन हो सकते हैं, प्राइस और यूसेज। तो इसी के बेसिस पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को फिर फर्दर दो पार्ट में एनालाइज किया जाता है। फर्स्ट वन इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड अनदर वन इज मटेरियल यूसेज कह दो या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कह दो, एक ही बात है। और फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि सर मटेरियल क्वांटिटी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है उसको भी फर्दर दो पार्ट में एनालाइज किया जा सकता है। वन इज नॉन एज मटेरियल यील्ड, also known as sub usage variance, and another part is known as material mix variance. तो you can say सर मटेरियल वेरिएंसेस में 5 तरीके के वेरिएंसेस कैलकुलेट हो सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट, उसके दो पार्ट प्राइस और यूसेज के फर्दर दो पार्ट यील्ड और मिक्स वेरिएंसेस। सर इनके फॉर्मूले अपने को समझने हैं, इन फॉर्मूलों को समझने के लिए मैं वापस यहीं पे आता हूं। सबसे पहले तो ध्यान ये देना, अगर मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 50 रुपए की कॉस्ट आएगी, एक्चुअल में 72 की कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ज्यादा आ गई 22 की। आप खुद सोच के देखो, कॉस्ट ज्यादा आना क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल है या एडवर्स सिचुएशन है? तो आंसर है सर एडवर्स सिचुएशन है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आना मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम होना, और प्रॉफिटेबिलिटी कम होना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एडवर्स सिचुएशन है। और वो एडवर्स कब आएगा? जब मैं 50 में से 72 माइनस करूंगा तब नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब एडवर्स सिचुएशन आएगी। तो सबसे पहले जो वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला डिराइव होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करूंगा, तो सर ये 22 रुपए का मुझे एडवर्स कॉस्ट वेरिएंस मिल जाएगा।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला यही है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करोगे आपको कॉस्ट वेरिएंस मिल जाएगा। देन हम कहते हैं कि सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट करते हैं, प्राइस और यूसेज। तो सिंपल सी बात है कि मैं प्राइस और यूसेज का अगर एडिशन करूंगा तो इट शुड बी इक्वल टू कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट के ही आप दो पार्ट कर रहे हो। तो दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट वेरिएंस का बन के आता है हमारे सामने, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का एडिशन। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम टोटली इग्नोर करते हुए चल सकते हैं। तो सबसे पहले सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो फॉर्मूले, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और दूसरा प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस। इसके बाद इसके फर्दर आप दो पार्ट करते हो, प्राइस और यूसेज। सर प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला डिराइव करो, 5 रुपए आपने कॉस्ट सोची थी और एक्चुअल में 6 रुपए की कॉस्ट आई, ये आपके लिए फेवरेबल है कि एडवर्स है? सर एडवर्स है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से आपने एक्चुअल जो है वो माइनस करना है, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस कर रहा हूं, 5 माइनस 6 कर रहा हूं, सर ये 1 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस टोटलिटी में तो ज्यादा आया होगा, 1 रुपए का डिफरेंस तो पर केजी है सर। टोटल डिफरेंस तो जो मैंने टोटल यूज किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आया होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी जो मटेरियल की होती है उससे। तो स्टैंडर्ड वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? सर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड या फिर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। इसको लेकर मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारे स्टडी मटेरियल में फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ये एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास परचेज क्वांटिटी है, मैं परचेज क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कंज्यूम क्वांटिटी है तो कंज्यूम क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अगर आप कहते हो सर प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस विल बी इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस, तो आप जब भी अपने स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट दिखाते हो तो आप क्या करते हो? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर देते हो। मतलब आप केवल और केवल कंज्यूम्ड की कॉस्ट ही शो किया करते हो, आप केवल और केवल कंज्यूम्ड की कॉस्ट ही शो किया करते हो। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करवाना चाह रहे हो प्राइस प्लस यूसेज, तो उस सिचुएशन में ध्यान देना मटेरियल प्राइस वेरिएंस में आपको क्वांटिटी कंज्यूम्ड लेना पड़ेगा। अगर आप कंज्यूम्ड क्वांटिटी लेकर प्राइस वेरिएंस निकालोगे, देन उसमें यूसेज वेरिएंस ऐड करोगे तो ही वो कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल होगा। अगर आप क्वांटिटी परचेज्ड लोगे इसके अंदर, फिर अगर मैच करने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा, क्योंकि सर मटेरियल की जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉस्ट इनकर होती है, वो कंज्यूम्ड के बेसिस पे ही होती है। हाँ, एक फॉर्मूला हमें बता दिया गया कि सर क्वांटिटी कंज्यूम्ड की बजाय क्वांटिटी परचेज भी आप कंसीडर कर सकते हो। ऐसा क्यों बताया गया? ऐसा इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी पॉलिसीज होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही हो सकती है कि हम प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तब जब हम मटेरियल यूज करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये हो सकती है कि जितना हमने मटेरियल परचेज किया है सबके लिए एक बारी में ही प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करके छोड़ दो, यूज जब होगा तब होता रहेगा। तो इसी बेसिस पे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज अलग अलग हो सकती है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्राइस वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी परचेज कैलकुलेट करती है, तो कुछ कंज्यूम्ड के बेसिस पे। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी समझ है, हमारी अपनी समझ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब तक क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली ना लिखा हो तब तक बेस्ट रहता है क्वांटिटी कंज्यूम कंसीडर करना। दूसरा, अगर मैं यूसेज वेरिएंस पे आता हूं, तो सर यूसेज वेरिएंस की बात करें तो ये थी आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लेकिन आपने एक्चुअल में 12 केजी यूज किया, तो 10 केजी मटेरियल यूज होना था, आपने 12 केजी यूज किया, तो ये एडवर्स सिचुएशन है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, सर 10 माइनस 12, लेकिन ये तो केजीज है, 2 केजी है, और वेरिएंस जो है वो केजी में नहीं अमाउंट में इंडिकेट किया जाता है। तो इसको अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर लिया जाता है स्टैंडर्ड प्राइस से, स्टैंडर्ड प्राइस से। तो सर फॉर्मूला क्या है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है? सर हमने पीछे अभी अभी कहा कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस के फर्दर दो पार्ट किए जा सकते हैं, यील्ड और मिक्स। तो अगर यील्ड प्लस मिक्स करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू यूसेज, यील्ड प्लस मिक्स करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू यूसेज। दीज आर द फॉर्मूला। अब जैसे आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर या तो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा।
तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखे जाते, तो यहाँ पे क्या लिखे जाते हैं, अगर आपका पॉजिटिव आंसर आया तो उसको बोला जाता है फेवरेबल, तो उसको सिंबल ब्रैकेट एफ में हम इंडिकेट करते हैं। अगर आपका आंसर आया 10 रुपए फेवरेबल, तो इस तरीके से इंडिकेट करना है। अगर आपका नेगेटिव आंसर आया तो माइनस का साइन मत यूज करो, आप उसको एडवर्स लिखो। अगर 20 रुपए नेगेटिव आ रहा है तो -20 मत लिखो, 20 एडवर्स, इस तरीके से शो करो। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, परचेज मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस वेरिएंस एंड प्रोडक्शन मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यूसेज वेरिएंस। अब ध्यान देना, देखो होता क्या है, आप स्टैंडर्ड बना सकते हो 1 यूनिट के लिए, 5 यूनिट के लिए, 10 यूनिट के लिए, आपकी मर्जी के हिसाब से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने स्टैंडर्ड बनाया 1 यूनिट के लिए कि 10 केजी रॉ मटेरियल यूज होगा, 5 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंगली परचेज करेंगे, 50 रुपए की सर कॉस्ट आनी चाहिए 1 यूनिट को बनाने। अब एक्चुअल में क्या हुआ, पूरे महीने का आपने डेटा कंसिडर किया और उस पूरे महीने में आपने एक्चुअल में 100 यूनिट बनाई, और मान लो इन 100 यूनिट्स को बनाने के लिए आपने 1200 केजी रॉ मटेरियल यूज किया, मार्केट से उसको खरीदा 6 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंगली, आपकी कॉस्ट आ गई 7200। अब अगर मैं आपको कहूं कि कॉस्ट वेरिएंस बताओ, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर 50 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी लेकिन 7200 की कॉस्ट आ गई, 7150 का डिफरेंस वेरिएंस है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते। कारण क्या है, सर ये जो 50 रुपीज है ये है 1 यूनिट का डेटा और एक्चुअल में आपने 100 यूनिट बनाई है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन के लिए जो स्टैंडर्ड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हम फिर से बनाते हैं स्टैंडर्ड, किसके लिए, सर फॉर एक्चुअल आउटपुट के इक्वल। अगर आपने 100 यूनिट बनाई है तो हम अपने स्टैंडर्ड को भी 100 यूनिट का बना लेते हैं। और वो कैसे बना लेते हैं, हम सिंपली कहते हैं कि सर अगर 10 केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए था 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो 100 के लिए कितना लगना चाहिए, 10 केजी अगर रॉ मटेरियल लगना था 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो सर 100 के लिए इट शुड बी 1000। या फिर यू कैन से, सर अगर 50 रुपए की कॉस्ट लगनी थी 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो 100 यूनिट के लिए कितनी लगनी चाहिए थी, अगर 50 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए थी 1 के लिए, तो सर 100 के लिए इट शुड बी 5000। मतलब आप क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो चाहे आप अमाउंट कैलकुलेट कर लो, रेट जो है आप देख सकते हो सेम रहेगा। भाई मैंने अगर 1000 केजी कैलकुलेट कर लिया, 5000 अमाउंट कैलकुलेट कर ली, मतलब रेट तो सेम है। तो स्टैंडर्ड रेट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप या तो क्वांटिटी को दोबारा से कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लो, या फिर अमाउंट को एक्चुअल आउटपुट के इक्वल कन्वर्ट करके रेट से डिवाइड करके क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो। हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं कि सर 10 केजी रॉ मटेरियल अगर लगना था 1 के लिए, तो 100 के लिए कितना 1000, रेट सेम कॉपी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सर ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है, तो वैसे तो एक प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन है, 10 से 1 के लिए तो 100 के लिए कितना, बट बच्चे भूल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी इसका लिख दिया है। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, की एक्चुअल में जो आपने 100 यूनिट बनाई है उसके लिए मटेरियल की कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए थी। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, सर ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 केजी, कौन से आउटपुट के लिए, ये है स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 10 केजी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट सर 100 यूनिट। अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन कर लोगे, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, मेरा ये मानना है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आप इजीली कह सकते हो सर 100 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए थी 5000, एक्चुअल में कॉस्ट आ गई 7200, 2200 की एडिशनल कॉस्ट है, ज्यादा कॉस्ट आई है, मतलब वो आपके लिए एडवर्स है। अगर आपको प्राइस वेरिएंस निकालना होगा तो 5 - 6 × 1200 कर लोगे एज पर फॉर्मूला, और अगर आपको यूसेज वेरिएंस निकालना होगा तो 1000 - 1200 × 5 कर लोगे एज पर फॉर्मूला। तो इसका मतलब मैं आपको इस स्लाइड के थ्रू क्या समझाना चाह रहा हूं, जब तक आप अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल आउटपुट के इक्वल कन्वर्ट ना कर लो तब तक आप कंपैरिजन नहीं करना। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है इसको एज ए वर्किंग नोट की तरह बना के दिखा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस, जिसमें हम 3 कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट अगर 1 यूनिट है
तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। ये है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगर आप कहते हो सर एक्चुअल आउटपुट 100 है तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 यूनिट के लिए ये, स्टैंडर्ड प्राइस ये और स्टैंडर्ड कॉस्ट ये। देन हम थर्ड कॉलम में लेते हैं एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगर आपने 100 यूनिट एक्चुअल में बनाई है तो सर एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की हमने इतनी यूज की है 100 यूनिट को बनाने में, एक्चुअल मटेरियल का ये प्राइस पे किया है तो एक्चुअल में ये कॉस्ट इनकर करिए। तो Q का मतलब है यहाँ पे मटेरियल की क्वांटिटी, P का मतलब है यहाँ पे मटेरियल का प्राइस और A का मतलब है अमाउंट ऑफ मटेरियल या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और ये नॉर्मली स्टेटमेंट हमें कब बनाने की जरूरत है, अगर मैं आपको कहूं 1 यूनिट का स्टैंडर्ड और 1 यूनिट का ही मेरा एक्चुअल हो। जैसा कि मैं आपको पहले एग्जांपल्स देके बता रहा था, अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो सर मैं कंपेयर कर सकता हूं क्योंकि एक एक यूनिट का दोनों डेटा है। लेकिन दिक्कत कब है सर, दिक्कत तब है जब स्टैंडर्ड तो एक का है और एक्चुअल आप 100 यूनिट बना रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो नोट में लिख दिया मैंने, इफ स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आर डिफरेंट, अगर स्टैंडर्ड आउटपुट की क्वांटिटी और एक्चुअल आउटपुट की क्वांटिटी डिफर कर रही है तो हमें डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे, उसके बाद ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे। आप बेटर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सको इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राम कास्टिंग फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ 4800 यूनिट्स। हमें 4800 यूनिट्स के लिए 4800 यूनिट्स प्रोडक्शन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड मटेरियल बताया आपको कि 10 केजी रॉ मटेरियल लगेगा 1 यूनिट को बनाने में, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको बता दी कि सर 1 यूनिट को बनाने के लिए 10 केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए एट द रेट ऑफ ₹10 पर केजी, 10 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंगली परचेज होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, आपने 50,000 केजी रॉ मटेरियल यूज किया जिसकी कॉस्ट है 5,25,000 रुपए। ये प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट है। तो 5,25,000 रुपए की कॉस्ट है 50,000 केजी के लिए, तो 5,25,000 डिवाइड बाई 50,000 करके आप रेट निकाल सकते हो 10 रुपए 50 पैसे का। क्वेश्चन की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट, आपको केवल और केवल मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन ये फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि स्टैंडर्ड है 1 यूनिट के लिए, जबकि ये जो एक्चुअल आपको गिवन है ये है प्रोडक्शन ऑफ 4800 यूनिट्स के लिए। तो हमें डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस प्रिपेयर करना है। ऑलरेडी मैंने आंसर बनाया हुआ है टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस जैसा कि मैंने कहा 3 कॉलम में बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। सर तीनों में 3-3 कॉलम आ जाएंगे, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट एंड क्वांटिटी प्राइस और अमाउंट। आप देख सकते हो सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा, स्टैंडर्ड मटेरियल 10 केजी 1 यूनिट के लिए। तो यू कैन से सर स्टैंडर्ड आउटपुट अगर मैं 1 यूनिट लेता हूं तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 10 केजी और स्टैंडर्ड प्राइस है 10 रुपए। तो अगर मैं स्टैंडर्ड आउटपुट लिखता हूं 1 यूनिट का तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल की 10 यूनिट 10 केजी, 10 रुपए का प्राइस, तो मल्टीप्लाई करके 100 रुपए अमाउंट आ गई। लेकिन आपने कहा कि सर एक्चुअल में 50,000 केजी मटेरियल यूज हुआ है, 5,25,000 की कॉस्ट है और 4800 यूनिट्स का प्रोडक्शन है। तो सर एक्चुअल आउटपुट में आप शो करोगे 4800 यूनिट्स जिसको बनाने में 50,000 केजी रॉ मटेरियल लगा, 5,25,000 रुपए की कॉस्ट आई। तो 5,25,000 रुपए की कॉस्ट को क्वांटिटी 50,000 केजी से डिवाइड करके रेट निकाल दिया मैंने 10 रुपए 50 पैसे का। लेकिन सर आपका स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट है, एक्चुअल में आपने 4800 यूनिट्स बनाई, तो ये डेटा कंपेरेबल नहीं है। तो आपको अपने स्टैंडर्ड को भी 4800 यूनिट्स के इक्वल बनाना पड़ेगा और इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, दैट इज फॉर 4800 यूनिट्स। और इसके लिए आप सिंपल प्रोपोर्शनेटली क्या कहोगे, अगर 10 केजी रॉ मटेरियल लगना है 1 यूनिट के लिए, अगर 10 केजी रॉ मटेरियल लगना है 1 यूनिट के लिए, तो 4800 यूनिट्स को बनाने में कितना केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए,
सर 48,000। स्टैंडर्ड प्राइस सेम कॉपी पेस्ट 10 रुपीज के अकॉर्डिंगली कॉस्ट कितनी आनी चाहिए 4,80,000। या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे सर, अगर 100 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी एक यूनिट के लिए तो 4800 के लिए कितना 4,80,000। कैलकुलेशन मैंने दिखा दिया नीचे, ये 4800 की 48,000 की सर 10 केजी लगना था एक यूनिट को बनाने के लिए, तो 4800 के लिए कितना 48,000। फॉर्मूला लिख दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 10 अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट 1 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट 4800। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब ध्यान देना, जब आप ये प्रिपेयर कर लोगे डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस, जो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट है उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास 4800 का स्टैंडर्ड भी है 4800 का एक्चुअल भी है, तो ये कंपेयर होगा। तो सर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है 4,80,000, एक्चुअल कॉस्ट है 5,25,000। कॉस्ट आनी चाहिए थी 4,80,000, कॉस्ट आ गई 5,25,000, तो सर 45,000 यहां पे आपका एडवर्स आंसर आ गया। 45,000 यहां पे आपका एडवर्स आंसर आ गया। इस तरीके से आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हो। इवन प्राइस और यूसेज वेरिएंसेस भी आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। एक और एग्जांपल आपको मैं करवाता हूं यूसेज वेरिएंस से रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। सर सिंपल क्वेश्चन है, कहते हैं स्टैंडर्ड सेट फॉर मटेरियल कंजम्पशन वाज 100 kgs एट द रेट ऑफ 2.25 पर केजी। आपने स्टैंडर्ड सेट किया सर 100 केजी रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे, रेट होगा 2 रुपए 25 पैसा पर केजी, लेकिन इन ए कॉस्ट पीरियड आपके पास 100 केजी का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 2 रुपए 25 पैसा पर केजी के अकॉर्डिंगली। आपने परचेज की है 500 केजी 2 रुपए 15 पैसा पर केजी के अकॉर्डिंगली, और एक्चुअल में आपने कंजम्पशन किया है 110 केजी का, और क्वेश्चन की डिमांड क्या है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर इसमें आप ये समझो कि ना तो मेरे पास कोई स्टैंडर्ड आउटपुट है ना मेरे पास कोई एक्चुअल आउटपुट है। क्वेश्चन ने कहा 100 केजी रॉ मटेरियल कंज्यूम करूंगा 2 रुपए 25 पैसे के हिसाब से, ये तो स्टैंडर्ड है। एक्चुअल में मैंने कंज्यूम किया 110 केजी और मैंने परचेज किस रेट पे किया है 2 रुपए 15 पैसे के अकॉर्डिंगली एक्चुअल में परचेज किया। लेकिन क्वेश्चन क्या जानना चाहता है यूसेज वेरिएंस। याद करो यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 100 केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 110 केजी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपए 25 पैसा। सर सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। 100 इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी 110, स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपए 25 पैसा, 22.5। एडवर्स नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो एडवर्स लिखना है आपको। आप देख सकते हो क्वेश्चन में कोई स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट नहीं है, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी तरीके का कोई डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक और एग्जांपल करेंगे इस पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यूवी लिमिटेड प्रेजेंट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर नवंबर 2021। कंपनी का हमारे पास नवंबर 2021 का डेटा गिवन है। बजटेड प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पी 200 यूनिट्स। आपने सोचा हुआ है कि प्रोडक्ट पी जो हम बनाते हैं उसकी 200 यूनिट बनाएंगे, दिस इज योर बजट। स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 2 kg पर यूनिट ऑफ पी, और आपने स्टैंडर्ड सेट किया है कि पी प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा, और स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए, ये जो प्रोडक्ट है पी इसको बनाने के लिए मटेरियल ए लगता है, तो इसका जो प्राइस होगा वो होगा 6 रुपए पर केजी। तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को पता चल गई और स्टैंडर्ड प्राइस भी पता चल गया। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, 250 यूनिट्स ऑफ पी वर प्रोड्यूस्ड। आपने 250 यूनिट बनाई प्रोडक्ट की, एंड मटेरियल ए वाज परचेज्ड एट ₹8 पर केजी, और मटेरियल आपने खरीदा 8 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंगली, एंड कंज्यूम्ड एट 1.8 kg पर यूनिट ऑफ पी, और प्रोडक्ट पी की एक यूनिट को बनाने के लिए 1.8 kg रॉ मटेरियल यूज हुआ। तो अगर आपने 250 यूनिट बनाई है तो 250 इंटू 1.8 450 kg रॉ मटेरियल एक्चुअल में यूज हो गया। क्वेश्चन जानना चाहता है मटेरियल कॉस्ट
वेरियांसेस, क्वेश्चन कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरियांसेस। अगर कॉस्ट वेरियांसेस की बात चल रही है तो सर इसके अंदर मटेरियल कॉस्ट वेरियांस भी आ जाएगा, और हमने जो अभी तक दो पार्ट देखे हैं प्राइस और यूसेज वेरियांस, वो भी इसमें कवर्ड होंगे। आप क्लियरली देख सकते हो कि सर आपका बजटेड आउटपुट अलग है और एक्चुअल आउटपुट अलग है। तो हमें यहाँ पे डेटा फॉर मटेरियल वेरियांसेस बनाना है 3 कॉलम में, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। आप जब स्टैंडर्ड आउटपुट यहां पे लिखेंगे तो आपके पास चॉइस है। यहां पे स्टैंडर्ड आउटपुट को लेकर अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड आउटपुट को लेकर यहां पे आपके पास चॉइस है। चॉइस क्या है, आप चाहो तो यहां पे 1 यूनिट लिख सकते हो। अगर 1 यूनिट लिखते हो तो सर 1 यूनिट के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा, तो यहां पे 2 kg। या फिर आप यहां पे स्टैंडर्ड आउटपुट में 200 यूनिट भी लिख सकते हो, और अगर 200 लिखते हो तो 200 इंटू 2, यहां पे 400 लिखना पड़ेगा, 200 इंटू 2। बात एक ही है सर, जब आप कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट में ये 500 ही आना है, भले ही आप यहां पे 200 यूनिट के हिसाब से लो, भले ही 1 यूनिट के हिसाब से लो। स्टैंडर्ड प्राइस की मैं बात करूं 6 रुपए गिवन है, मल्टीप्लाई करके 12 रुपए आ गया। देन क्वेश्चन ने कहा कि एक्चुअल में हमने 250 यूनिट्स बनाई है, तो एक्चुअल आउटपुट दो जगह हम लिखते हैं 250 250, और 8 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंगली परचेज किया, तो एक्चुअल प्राइस आपको पता चल गया 8 रुपए, और कंज्यूम हुआ है 1.8 केजी पर यूनिट, तो 250 इंटू 1.8, सर 450 केजी रॉ मटेरियल यूज हो गया, 450 इंटू 8 3600 की कॉस्ट आ गई। बट स्टैंडर्ड है 1 यूनिट का और एक्चुअल है 250 यूनिट का, कंपेरेबल नहीं है, तो आप अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के इक्वल ले आओ। सर अगर 2 केजी रॉ मटेरियल लगना है 1 यूनिट के लिए, तो 250 के लिए कितना 500, मैंने नीचे कैलकुलेशन दिखा दी है। 2 केजी लगना है 1 के लिए, तो 250 के लिए कितना 500। स्टैंडर्ड रेट सेम रहेगा 6 रुपए, अकॉर्डिंगली 3000 रुपए की कॉस्ट आ गई। अगर आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 3000 माइनस 3600, सर 600 एडवर्स। अगर आपको प्राइस वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड प्राइस 6 रुपए, एक्चुअल प्राइस 8 रुपए, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 450, 6 माइनस 8 इंटू 450 900। अगर आपको यूसेज वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 450, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 6 रुपए का, 500 माइनस 450 इंटू 6, 300 फेवरेबल। मैच करके देख सकते हो सर, प्राइस है 900 एडवर्स, यूसेज है 300 फेवरेबल, तो नेट आ गया 600 एडवर्स आपका कॉस्ट वेरिएंस। ये कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी। तो इस तरीके से आप मटेरियल का कॉस्ट, प्राइस और यूसेज, ये जो 3 वेरिएंसेस है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद जैसा कि हमने पहले भी देखा कि सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, प्राइस और यूसेज, तो फर्दर यूसेज वेरिएंस के भी 2 पार्ट किए जा सकते हैं। यूसेज वेरिएंस का एक पार्ट किया जा सकता है मटेरियल यील्ड, आल्सो नोन एज सब यूसेज वेरिएंस, एंड अनदर इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सिंपल मैं कहूं तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस में से जब मिक्स वेरिएंस हटा दिया जाता है तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको सब यूसेज वेरिएंस दैट इज यील्ड वेरिएंस बोल दिया जाता है। सर ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखो। मैंने एक एग्जांपल फॉर्म किया इसको समझाने के लिए। हम डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बनाते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि यील्ड और मिक्स वेरिएंसेस केवल और केवल तभी कैलकुलेट होंगे जब क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा तरीके के मटेरियल होंगे। तो मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज कैलकुलेटेड ओनली व्हेन देयर इज 2 और मोर टाइप ऑफ मटेरियल। अगर एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल आप यूज कर रहे हो, यील्ड और मिक्स कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि जब मिक्स होगा ही नहीं तो यील्ड क्या कैलकुलेट करके करोगे। तो सर सबसे पहले तो 2 या 2 से ज्यादा तरीके के मटेरियल होंगे, तो सबसे पहले तो डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस में आप क्या करना, एक मटेरियल के नाम लिखने का कॉलम भी इंसर्ट कर लेना। जैसे मैंने एक्स और वाई ले ली। अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे उसमें स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट तो होता ही था। अब अगर आपको यील्ड और मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो आपको एक कॉलम और इंसर्ट करना है, दैट इज नॉन एज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, शॉर्ट में इसको आरएसक्यू बोल दिया जाता है। एग्जांपल मान लो आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि 2 तरीके के मटेरियल लगेंगे एक्स और वाई, 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 केजी एक्स और 3 केजी वाई लगेगा, स्टैंडर्ड प्राइस बता दिए 5 10, तो मल्टीप्लाई करके हमने कॉस्ट लिख ली और इसका टोटल कर लिया 2 3 5 10 और 30 40। क्वेश्चन ने कहा था एग्जांपल की एक्चुअल में हमने 100 यूनिट बनाई, 100 यूनिट को बनाने के लिए दोनों मटेरियल 400 400 केजी लगे, टोटलिटी में 800 केजी।
एक्चुअल प्राइस रहा 6 और 11, तो मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट कैलकुलेट कर दी, टोटल आ गया 6800। अगर एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट है तो हमने अपने स्टैंडर्ड को भी 100 यूनिट के इक्वल बना लिया कि 2 केजी लगना है 1 यूनिट के लिए तो 100 के लिए 200, 3 केजी लगना है 1 के लिए 100 के लिए 300। स्टैंडर्ड प्राइस कॉपी कर लिए 5 और 10, अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया तो ये अपना बन गया। इतना पार्ट तो वही है जो पीछे भी आप देख रहे थे। अब एक नई चीज क्या है, RSQ, दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है 800, उसको हमें स्टैंडर्ड रेशियो में रखना है। मतलब ये जो 800 केजी आपने टोटलिटी में रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, उसको अगर मैं स्टैंडर्ड रेशियो में यूज करता, मतलब 2:3 के रेशियो में अगर मैं इसको यूज करता तो सर कितना होता, ये आ जाएगा आपका 2:3 के रेशियो में रखोगे तो 320 और 480 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल को उसी मिक्सर में यूज करूं जिस मिक्सर में हमने सोचा था, तो ये 320 और 480 केजी यूज होना चाहिए था, लेकिन आपने एक्चुअल में 400 और 400 केजी यूज कर लिया। तो ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है सर, ये मिक्स वेरिएंस है। 320 माइनस 400, 480 माइनस 400, ये मिक्स वेरिएंस है। अब आप क्या करते हो, आप जब यूसेज वेरिएंस निकालते हो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करते हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी का जो डिफरेंस है दैट इज यूसेज। अब यूसेज का ये वाला जो पार्ट है RSQ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी वाला, ये तो है मिक्स वेरिएंस। तो ये जो RSQ से लेकर ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला जो पार्ट है, इसको बोल दिया जाता है यील्ड और सब यूसेज वेरिएंस। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेशन का प्रोपोर्शनेट मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल 2 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 800। 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 800 करोगे 320 आ जाएगा। 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 800 करोगे आपको 480 मिल जाएगा। रिवीजन क्लासेस है तो ऑफकोर्स एक फास्ट ट्रैक की तरह हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और ये बेनिफिशियल आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल तब होगी जब आपने ऑलरेडी चीजों को पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो चीजों को जस्ट आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट होगा। बट ज्यादा बेनिफिट तब होगा जब आपने ऑलरेडी चीजों को पहले भी पढ़ा हुआ है। फॉर्मूलेज की बात करें तो सर मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और मैं आपको यह भी बता चुका था कि अगर आप यूसेज वेरिएंस के 2 पार्ट करो तो इन दोनों पार्ट का जो एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल टू यूसेज वेरिएंस। तो सर मटेरियल यील्ड वेरिएंस प्लस मिक्स वेरिएंस विल बी इक्वल टू यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूलाज, अगर मिक्स वेरिएंस के फॉर्मूले की बात करोगे आप यहां से इजीली बना लो, सर RSQ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, दिस डिफरेंस इज नॉन एज मिक्स वेरिएंस। RSQ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, RSQ दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सर मिक्स और यील्ड दोनों ही यूसेज वेरिएंस के पार्ट है। यूसेज वेरिएंस मल्टीप्लाई होता है स्टैंडर्ड प्राइस से, तो सर यहां पे भी स्टैंडर्ड प्राइस ही आएगा। अब आपके पास यील्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, या तो आप यूसेज में से मिक्स माइनस करके यील्ड निकाल दो, या फिर जैसा कि मैंने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और RSQ का जो डिफरेंस है वो आपका बचा हुआ पार्ट यील्ड रह जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर यूसेज का पार्ट है, यूसेज में अगर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहां पे भी स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके अलावा यील्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड। इसमें मैं अगर यील्ड की बात करूं तो यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, कि एक्चुअल में आपने कितना आउटपुट जनरेट किया, एक्चुअल में आपने कितनी आउटपुट यूनिट बनाई, माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब है जो आपने इनपुट यूज किया है। से एग्जांपल आपने 800 केजी टोटल इनपुट यूज किया है, जो आपने टोटल इनपुट यूज किया है उसमें कितनी यूनिट बन जानी चाहिए थी। जैसे आप कहते हो कि सर 5 केजी में 1 यूनिट बन जानी चाहिए, तो 800 में कितनी बन जानी चाहिए, 160। 5 यूनिट 5 केजी में अगर 1 यूनिट बननी चाहिए तो सर 800 में कितनी बननी चाहिए, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड यील्ड। तो सर स्टैंडर्ड यील्ड कैसे निकालें, स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन में स्टैंडर्ड टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टोटल इनपुट। जैसा कि मैंने कहा भाई 1 यूनिट अगर 5 में बननी है तो 800 में कितना, 1 अगर 5 में बननी है तो 800 में कितना, सर 160 बननी चाहिए। फॉर्मूला क्या बन गया, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टोटल मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ये है स्टैंडर्ड यील्ड का फॉर्मूला। और मल्टीप्लाई ये किससे होगा, ध्यान देना, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ
एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, लेकिन डिवाइड किससे करना है, एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड करना है। तो सर इसका फॉर्मूला बन जाता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल आउटपुट करोगे तो आपको कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल आउटपुट वो भी स्टैंडर्ड पता चल जाएगी। मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली अगर आप 4000 को 100 यूनिट दैट इज एक्चुअल से डिवाइड करोगे तो जो 40 रुपए पर यूनिट है वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट होगा। तो इस तरीके से हम यील्ड और मिक्स वेरिएंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है यील्ड वेरिएंस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो। आंसर दोनों ही केसेस में सेम कैलकुलेट होके आएगा। आंसर दोनों ही केसेस में आपका सेम कैलकुलेट होके आने वाला है। एक एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं यील्ड और मिक्स वेरिएंस, ताकि आपको कैलकुलेशन भी पता चल जाए कैसे होती है। एक एग्जांपल देखो, RS Limited has established the following standard mix for producing 9 टन ऑफ प्रोडक्ट। कहते हैं एक स्टैंडर्ड मिक्स है कितने आउटपुट के लिए, 9 टन प्रोडक्ट बनाने के लिए। मतलब स्टैंडर्ड में अगर हम कहते हैं कि भाई 9 टन आउटपुट मिलेगा तो ये मिक्सर है। कहते हैं 5 टन मटेरियल ए लगेगा 7 पर टन के अकॉर्डिंगली 35 रुपए की कॉस्ट। 3 टन मटेरियल बी लगेगा एट द रेट ऑफ 5 पर टन 15 रुपए की कॉस्ट। 2 टन मटेरियल सी लगेगा एट द रेट ऑफ ₹2 54 रुपए की कॉस्ट। ये था स्टैंडर्ड। साथ में कहते हैं स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड टू अकर। आप देख सकते हो 5 3 8 और 2 10 केजी का आपका इनपुट है। अगर मैं स्टैंडर्ड लॉस 10% इसमें से माइनस करूं तो 9 का आउटपुट मिलेगा, जो कि मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। मतलब इस लाइन की मेरे लिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंसी नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में आपने 53,000 टन यूज किया मटेरियल ए एट द रेट ऑफ 7 पर टन, 28,000 टन मटेरियल बी यूज किया एट द रेट ऑफ 5.3 पर टन, और 19,000 टन आपने मटेरियल सी यूज किया एट द रेट ऑफ 2.2 पर टन। और जो एक्चुअल आउटपुट आपको मिला वो मिला है 92,700। और क्वेश्चन आपसे मटेरियल वेरिएंस से जानना चाह रहा है। सर आप देख सकते हो क्वेश्चन में 3 तरीके के मटेरियल है, मतलब यील्ड और मिक्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। मतलब टोटलिटी में आप 500 जो मटेरियल वेरिएंसेस है वो कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट, उसके 2 पार्ट प्राइस यूसेज, देन यूसेज के 2 पार्ट यील्ड और मिक्स। और इसके लिए हम बनाएंगे टोटलिटी में 1 2 3 4 5 कॉलम में अपना डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। हेडिंग पुट करेंगे डायरेक्ट डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। सर पहला कॉलम मटेरियल का नाम लिखने के लिए, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, तीसरा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, चौथा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ यील्ड और मिक्स, और फाइनली एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्वेश्चन में आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट में 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट में भी 3 कॉलम होते हैं, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी केवल क्वांटिटी रेलिवेंट है तो केवल सिंगल कॉलम क्वांटिटी का, और एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट में 3 कॉलम क्वांटिटी प्राइस और अमाउंट। तब 3 तरीके के मटेरियल है एबीसी। तो सबसे पहले तो मटेरियल के नाम मेंशन कर दो एबीसी, देन स्टैंडर्ड कॉपी करो। स्टैंडर्ड आउटपुट है 9 टन, तो स्टैंडर्ड आउटपुट में लिख दो 9 टन। और इसके लिए इनपुट कितना 5 3 2 टन, 5 टन 3 टन 2 टन एट द रेट ऑफ 752, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गई 35 15 4, एडिशन कर दिया 10 और 54। सर इसके बाद क्वेश्चन ने कहा एक्चुअल में हमने यूज किया है 53,000 28,000 और 19,000 टन। तो एक्चुअल क्वांटिटी में शो कर दो 53,000 28,000 और 19,000 टन, इसका टोटल कर दो 1 लाख केजी आ जाएगा। किस रेट पे, 7 5.3 और 2.2, 7 5.3 2.2 मल्टीप्लाई करोगे आपको अमाउंट पता चल जाएगी, और टोटल करोगे आपको एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाएगी। हमें पता है कि क्वेश्चन ने कहा कि एक्चुअल में हमने 92,700 टन बनाया है, जो कि आप 2 जगह लिखते हो, दोनों जगह मेंशन कर दिया। और हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट है और एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट है वो कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड है 9 टन के लिए और एक्चुअल में आपने 92,700 टन बनाया। तो आप क्या करोगे, आप स्टैंडर्ड बनाओगे एक्चुअल आउटपुट के लिए। आप कहोगे सर 5 केजी लगना है 9 के लिए, तो 92,700 के लिए कितना, 3 लगना है 9 के लिए तो 92,700 के लिए कितना, और 2 लगना है 9 के लिए तो 92,700 के लिए कितना। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दी है, 51,500 30,900 और 20,600, 51,500 30,900 और 20,600, इसका टोटल कर दिया 1,03,000।
स्टैंडर्ड प्राइस कॉपी कर लो 753, मल्टीप्लाई कर लो और इसका टोटल करोगे 556 200 आपका आ गया। इसके बाद यील्ड और मिक्स के लिए हमें आरएसक्यू चाहिए। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में करना क्या है, जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 1 लाख, उसको आपने स्टैंडर्ड रेशियो में रखना है 532 के रेशियो में। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी जो भी मैंने यूज करी है अगर सेम प्रिपरेशन में सेम मिक्सर में यूज करता, जिस मिक्सर में सोचा था, तो कितनी कितनी क्वांटिटी यूज करता, 50,000 30,000 और 20,000। 532 के रेशियो में रखना है। फिर भी अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए तो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर दी है, 5/10, 3/10, 2/10 इंटू 1 लाख। आपके पास जब ये डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंस का सारा डेटा आ गया, अब आप अपने फॉर्मूले यूज कर लो। सर सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट आनी चाहिए थी 556 200, जबकि आई है 561 200, तो डिफरेंस इज 5000 एडवर्स। इसके बाद अगर आप प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हो तो सर मटेरियल ए में 7 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, 7 की ही आई तो 0 आ जाएगा। बी में बात करें तो 5 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, बट एक्चुअल में 5.3 है, तो 5 - 5.3 इंटू 28,000 इट विल बी 8400 एडवर्स। और सी में 2 - 2.2 इंटू 19,000 इट विल बी 3800 एडवर्स। तीनों का एडिशन करके टोटल करके दिखाना है, नेट फिगर आएगी 12,200 एडवर्स। इसके बाद अगर आप यूसेज वेरिएंस निकालते हो, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। 51,500 माइनस 53,000 इंटू 7 it will be 10,500 adverse. 30,900 minus 28,000 multiplied by 5 it will be 14,500 favorable. Next 20,600 minus 19,000 multiplied by 2 it will be 3,200 favorable. और इसका नेट टोटल करोगे तो इट विल बी 7,200 फेवरेबल योर यूसेज वेरिएंस। सर कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, प्राइस और यूसेज। प्राइस है 12,200 एडवर्स और ये है 7,200 फेवरेबल, तो नेट फिगर बच गई 5,000 एडवर्स। तो सर कॉस्ट वेरिएंस 5,000 एडवर्स था, मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। देन आप यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट कर सकते हो, यील्ड और मिक्स वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का पहला फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। 51,500 minus 50,000 multiplied by 7 it will be 10,500 favorable. 30,900 minus में 30,000 multiplied by 5 it will be 4,500 favorable. 20,600 minus 20,000 into 2 सर 1,200 रुपए फेवरेबल। तीनों फेवरेबल है, तीनों का टोटल आ गया 16,200 फेवरेबल। अदरवाइज आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो यील्ड वेरिएंस के लिए, एक्चुअल आउटपुट माइनस में स्टैंडर्ड आउटपुट, या एक्चुअल यील्ड माइनस में स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सर एक्चुअल आउटपुट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन में गिवन है 92,700। स्टैंडर्ड यील्ड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम कहते हैं अगर 9 टन का आउटपुट मिलना था आपको 10 टन इनपुट से, और आपने एक्चुअल में 1 लाख टन यूज किया, तो कितना, तो 9/10 इंटू 1 लाख इट विल कम 90,000। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड आउटपुट 9 टन डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट 10 पर एक्चुअल इनपुट 1 लाख, तो सर इट विल बी 90,000। तो स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया 90,000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट है 5,56,200 और एक्चुअल आउटपुट है 92,700। 5,56,200 डिवाइडेड बाय 92,700, 6 रुपए आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल आउटपुट आ गया, 6 रुपए सर 16,200। दोनों अपनी जगह ठीक है, दोनों में आंसर सेम आएगा। बस जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का पहला फॉर्मूला है उसमें आप इंडिविजुअली कैलकुलेशन करते हो, जबकि दूसरा जो फॉर्मूला है वो एक क्यूमुलेटिव आपको कैलकुलेशन करके बता देगा कि तीनों का एडिशन ये है। जो आपको फॉर्मूला कंफर्टेबल लगे वो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों वैलिड है, सेम आंसर आने। और फाइनली मिक्स वेरिएंस की मैं बात करूं तो फॉर्मूला होता है RSQ माइनस AQ, दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। सर 50,000 माइनस 53,000 मल्टीप्लाई बाय 7 इट विल बी 21,000 एडवर्स। 30,000 minus 28,000 multiplied by 5 it will be 10,000 favorable, and 20,000 minus 19,000 into 2 it will be 2,000 favorable। नेट फिगर आ गई 9,000 एडवर्स। हम कहते हैं यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट है, यील्ड और मिक्स। सर मिक्स है 9,000 एडवर्स और ये है 16,200 फेवरेबल, तो नेट बच गया 7,200 फेवरेबल। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप मटेरियल वेरिएंसेस का एप्लीकेशन कर सकते हो। कॉस्ट उसके दो पार्ट प्राइस यूसेज और यूसेज के दो पार्ट यील्ड और मिक्स वेरिएंस।
जैसे मटेरियल वेरिएंसेस होता है, बिल्कुल सेम तरीके से लेबर वेरिएंसेस भी होता है। जैसे आप मटेरियल में सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हो, वैसे लेबर में सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट होता है। हाँ, मटेरियल में जैसे आप कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट करते हो, प्राइस और यूसेज, वैसे लेबर में यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं। एक होता है लेबर का रेट ऑफ पे वेरिएंस, जिसको आप लेबर प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस बोल सकते हो। दूसरा होता है लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसको आप लेबर का यूसेज वेरिएंस भी बोल सकते हो। और तीसरा जो नया यहाँ पे एडिशन होता है वो होता है लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस, क्योंकि मटेरियल का कोई आइडल टाइम नहीं होता, क्योंकि मटेरियल का कोई टाइम ही नहीं होता, जिसकी वजह से आइडल टाइम भी नहीं होता। लेकिन लेबर का टाइम होता है, तो आइडल टाइम वेरिएंस भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आप मटेरियल में यूसेज वेरिएंस के फर्दर दो पार्ट करते थे, वैसे यहां पे भी लेबर यूसेज वेरिएंस के दो फर्दर पार्ट किए जाते हैं, यील्ड और सब एफिशिएंसी वेरिएंस। और दूसरा जो मिक्स वेरिएंस है उसको मिक्स वेरिएंस भी बोल सकते हो आप। यहां पे इसको गैंग कंपोजिशन वेरिएंस भी बोला जाता है। तो बिल्कुल सेम तरीके से चलता है जैसे मटेरियल में कहानी चलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले तीन वेरिएंसेस की, दैट इज लेबर कॉस्ट और उसके फिलहाल दो पार्ट रेट और एफिशिएंसी, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे जैसे आपका मटेरियल का कॉस्ट और उसके दो पार्ट प्राइस और यूसेज चलते थे। सर याद करो, मटेरियल में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी स्टैंडर्ड, बस मटेरियल कॉस्ट की जगह ये लेबर कॉस्ट आ जाएगी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। अगर हमने कहा है कि सर लेबर कॉस्ट वेरिएंस के वैसे तो तीन पार्ट है, तो इन तीनों का एडिशन जो है वो कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल होगा। लेकिन फिलहाल मेरा पर्पज आपको आइडल टाइम के अलावा पहले तीन वेरिएंसेस ही बताना, तो मैं यहां पे अगर आइडल टाइम कंसीडर नहीं कर रहा हूं फिलहाल के लिए, तो वी कैन से सर लेबर रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस का जो एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस, क्योंकि अभी मैं आइडल टाइम मान के नहीं चल रहा कि आइडल टाइम नाम की कोई चीज होती है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस, सर सेम तरीके से फॉर्मूले डिराइव करो जैसे मटेरियल के थे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो यहां पे रेट बोला है प्राइस को, तो सर ये हो गया स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मल्टीप्लाई आप मटेरियल में करते थे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, यहां पे क्वांटिटी कंज्यूम की जगह लेबर के घंटे होते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल में पेमेंट आवर, कितने घंटों के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए एक्चुअल आवर्स भी आप लिख सकते हो, जब तक आइडल टाइम नहीं आता तब तक पेड आवर्स और वर्किंग आवर्स सेम चलेंगे, लेकिन जैसे ही आइडल टाइम आएगा पेड आवर्स और वर्किंग आवर्स दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो फिलहाल आप कह सकते हो सर एक्चुअल आवर्स हम कंसीडर करते हैं। सिमिलरली जैसे आप मटेरियल यूसेज में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लेते थे, वैसे यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो आवर्स में होती है, तो फॉर्मूला बन जाता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में एक्चुअल वर्किंग आवर्स और मल्टीप्लाई, वहां पे स्टैंडर्ड प्राइस था तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हो गया। सिंपल कहूं, फिलहाल के लिए आप कह सकते हो सर जिसको मटेरियल में प्राइस बोला गया उसको लेबर में रेट बोला गया, जो मटेरियल में क्वांटिटी ऑफ मटेरियल थी वो लेबर के केस में आवर्स हो गए। बस इतना ही फर्क है फिलहाल के लिए, तो बाकी कोई फर्क नहीं है। जैसे मटेरियल में प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते थे, यूसेज वेरिएंस के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, वैसे लेबर में एचआर मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट वेरिएंस, हाँ प्रोडक्शन मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी वेरिएंस। बिल्कुल सेम, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल लिखना, नेगेटिव आता है तो एडवर्स लिखना। तो अगर आपने मटेरियल वेरिएंसेस समझा हुआ है तो आप इजीली लेबर वेरिएंसेस को कर सकते हो। हम यहाँ पे कर रहे हैं रिवीजन। तो सर डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस बनेगा जैसे आप डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंस बना रहे थे, तीन कॉलम सेम कॉलम है, कोई चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। फर्क क्या है सर? जो मैंने अभी बताया कि वहां पे जो क्वांटिटी आप बोलते थे उसको यहाँ पे आवर्स बोला जा रहा है, जो मटेरियल में आप प्राइस बोल रहे थे उसको यहाँ पे रेट बोला जा रहा है। आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आ जाएगी। एच का मतलब है यहाँ पे लेबर के आवर्स, रेट का मतलब है यहाँ पे रेट पर आवर। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लेबर कॉस्ट की अमाउंट पता चल जाती है। जैसे हम मटेरियल में कह रहे थे कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट की क्वांटिटी जब अलग अलग होती है तो हम डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंस बनाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सीन है, जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट
दोनों की क्वांटिटी अलग अलग होती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस बनाते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल्स करवाऊंगा, ताकि आप चीजों को बेटर तरीके से अप्लाई करना भी समझ सको। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। देखो कहीं पे भी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड वर्ड लिखा हुआ, समझ जाना आपको एक यूनिट का स्टैंडर्ड बताया जा रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमेशा एक यूनिट के लिए बनता है। तो लेबर का रेट है 90 पैसा पर आवर, मतलब लेबर 1 घंटे काम करेगी 90 पैसा देंगे। स्टैंडर्ड आवर्स आपने सेट किए हैं 3 घंटे एक यूनिट के लिए। सर एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे टाइम अलाउड है। एक्चुअल में आपने यूनिट प्रोड्यूस कर दी 250, लेबर का रेट आपने पे किया 1.05 और काम हुआ है 800 घंटे। क्वेश्चन आपसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस जानना चाह रहा है, तो सर इसके लिए डेटा फॉर लेबर वेरिएंस बना लो 3 कॉलम में, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बोल के क्लियर कर दिया कि स्टैंडर्ड आउटपुट मेरा 1 यूनिट है, और इस 1 यूनिट के लिए लेबर का जो रेट है वो है 90 पैसा पर आवर, तो रेट में लिख दो 90 पैसा 0.9, और स्टैंडर्ड आवर्स है 3 घंटे 1 यूनिट के लिए। तो सर 1 यूनिट के लिए 3 घंटे, 1 यूनिट के लिए 3 घंटे मल्टीप्लाई करके 2.7 आ गया। एक्चुअल में सर हमने 250 यूनिट बनाई है, एक्चुअल आउटपुट आप 2 जगह मेंशन करते हो, 250 मेंशन कर दो, और लेबर को रेट पे किया है 1.05, तो एक्चुअल रेट आ जाएगा 1.05। लेबर ने काम किया है 800 घंटे, तो एक्चुअल आवर्स में आ जाएगा 800 घंटे मल्टीप्लाई करके 840। सर डेटा कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये है स्टैंडर्ड 1 यूनिट का और ये एक्चुअल है 250 यूनिट का। आप सिंपली क्या कहोगे, सर 3 घंटे लगने एक के लिए, तो 250 के लिए कितना 750, 0.9 के अकॉर्डिंगली 675 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी, लेकिन कॉस्ट आ गई 840 की। तो सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 165 रुपए आपकी कॉस्ट ज्यादा आ गई, दैट इज एडवर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। 165 एडवर्स विल बी योर आंसर। सिंपल एप्लीकेशन। एक और एग्जांपल कराऊंगा आपको। द स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेमेंट इज ₹10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपए का। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 39,200 फॉर 4,000 लेबर आवर्स। तो 39,200 है 4,000 घंटे के लिए, तो रेट आ जाएगा 9.8 पर आवर एक्चुअल। क्वेश्चन जानना चाहता है लेबर का प्राइस दैट इज रेट वेरिएंस क्या है। तो रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, 10 माइनस 9.8 इंटू 4,000। सर आंसर आ जाएगा 800 फेवरेबल। रेट एक्चुअल मैंने निकाल के यहां पे दिखा दिया, 39,200 डिवाइडेड बाई 4,000, 9.8 का रेट। अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। एक और एग्जांपल कराऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी डिटरमाइन, लेबर का कॉस्ट वेरिएंस भी निकालना है, एफिशिएंसी भी निकालना है, रेट भी निकालना है। सर तीनों वेरिएंस निकालने हैं इस बारी। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 15 रुपए। स्टैंडर्ड सेट किया है कि 1 यूनिट की लेबर की कॉस्ट 15 रुपए होगी। टाइम अलॉटेड पर यूनिट 3 घंटे। 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे स्टैंडर्ड टाइम अलॉट कर रहा है। 300 यूनिट आपने एक्चुअल में प्रोड्यूस करी है 750 घंटे में, तो एक्चुअल आउटपुट 300 यूनिट, एक्चुअल आवर 750 घंटे। एक्चुअल पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर द मंथ इज 4500। 750 घंटे के लिए आपने 4500 रुपए पे किए हैं, तो 4500 डिवाइड बाई 750, एक्चुअल रेट आप पे कर रहे हो 6 रुपए का। हम बनाएंगे डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस इन 3 कॉलम्स, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। तीनों में 3-3 कॉलम रहेंगे, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट एंड आवर्स रेट और अमाउंट। क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर आवर नहीं है, ध्यान देना, ये पर यूनिट है 15 रुपए। तो 1 यूनिट अगर मैं स्टैंडर्ड आउटपुट लिखता हूं, तो सर उसके लिए कॉस्ट 15 रुपए है, कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपए है। घंटे हैं 3, तो 15 को 3 से डिवाइड करके आप 5 रुपए का रेट कैलकुलेट कर सकते हो। एक्चुअल में 300 यूनिट का आउटपुट, एक्चुअल में 300 यूनिट का आउटपुट कब, जब आपने 750 घंटे काम किया और 4500 रुपए पे किया। तो सर एक्चुअल आवर 750 घंटे, एक्चुअल पेमेंट 4500 डिवाइड करके आप एक्चुअल रेट कैलकुलेट कर पा रहे हो 6 रुपए का। कंपेरेबल नहीं है डेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट है 1 यूनिट का, एक्चुअल आउटपुट है 300 का। तो सर 3 घंटे लगने हैं 1 यूनिट के लिए, तो 300 के लिए 900,
एट द रेट ऑफ 5 रुपए 4500 रुपए कॉस्ट आनी चाहिए, 4500 ही आई, तो सर कॉस्ट वेरिएंस तो जीरो आ गया। रेट वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड रेट 5 रुपए, एक्चुअल रेट 6 रुपए, तो 5 माइनस 6 इंटू 750, 750 फेवरेबल। और अगर आपको एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 5, 900 माइनस 750 इंटू 5, सर ये 750 एडवर्स। आप मैच कर सकते हो, एफिशिएंसी वेरिएंस आपका 750 फेवरेबल, रेट वेरिएंस आपका 750 एडवर्स, दोनों का नेट करूंगा तो सर कॉस्ट वेरिएंस बच गया आपका नील। इस तरीके से आप लेबर का कॉस्ट, रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सर लेबर कॉस्ट वेरिएंस के दो नहीं 3 पार्ट होते हैं, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस के 3 पार्ट होते हैं, रेट, एफिशिएंसी के साथ साथ आइडल टाइम वेरिएंस भी होता है। तो सर आइडल टाइम होता क्या है? सिंपल कहूं तो आइडल टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में वर्कर काम नहीं करता बट वर्कर को उसके लिए पेमेंट मिलता है। जैसे कि मशीन खराब हो गई, वर्कर खाली बैठा हुआ है, उसको पेमेंट मिलेगा उस टाइम के लिए हालांकि उसने काम नहीं किया। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सर रॉ मटेरियल हमारे पास खत्म हो गया, वर्कर खाली बैठा हुआ है, करने के लिए काम नहीं है उसके पास, बट उस टाइम के लिए उसको पेमेंट तो मिलेगा। पावर फेलियर हो गया, वर्कर खाली बैठा हुआ है लेकिन काम तो नहीं कर रहा, काम भले ही ना करे लेकिन उसके लिए उसको पेमेंट तो मिलेगा। तो आइडल टाइम वो टाइम होता है ड्यूरिंग विच वर्कर्स और मशीन आर नॉट वर्किंग, खाली है लेकिन सो देयर इज नो प्रोडक्शन। इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं? सर मशीन खराब हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मिसमैनेजमेंट है, जॉब कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट जॉब अवेलेबल नहीं, काम नहीं है। आइडल टाइम में क्या होता है? वर्कर्स को पेमेंट मिलते हैं लेकिन वो उसके कंपनी के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं करके दे रहा, तो इसकी वजह से कंपनी को क्या होते हैं? नुकसान होते हैं आइडल टाइम में। तो अब आप कह सकते हो कि सर लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, तो जब आप लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम तीनों का एडिशन करोगे तो इट विल बी इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस। ये फॉर्मूला सेम कॉपी पेस्ट करा है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। ये 2 पार्ट वही है, रेट और एफिशिएंसी। एक तीसरा पार्ट ऐड कर दिया, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। और अच्छी बात यह है सर, सबसे इजी फॉर्मूला होता है आइडल टाइम वेरिएंस का। आइडल आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करो, आपको आइडल वेरिएंस पता चल जाएगा। आइडल टाइम वेरिएंस का सिंपल फॉर्मूला क्या है? आइडल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि सर इसमें कंपनी को क्या होते हैं? नुकसान होते हैं, कंपनी को इसमें नुकसान होते हैं, और नुकसान कभी भी फेवरेबल नहीं होते, जिसकी वजह से आइडल टाइम वेरिएंस जो है वो हमेशा आपका एडवर्स कैलकुलेट होके आएगा। आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा आपका एडवर्स कैलकुलेट होके आएगा। अब जैसे ही देखो आइडल टाइम आ जाता है, तो जैसे ही आइडल टाइम आता है तो मुझे रेट वेरिएंस के लिए तो पेमेंट आवर्स चाहिए। पेमेंट आवर्स मतलब टोटल पेड आवर्स कितने हैं, लेकिन एफिशिएंसी वर्कर की कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग आवर। अगर आप कहते हो सर वर्कर ने 8 घंटे काम किया, 2 घंटे आइडल टाइम की वजह से खाली रहा, टोटल 10 घंटे, तो पेमेंट तो उसको 10 घंटे के लिए मिलेगा, जिसमें 8 घंटे वर्किंग है और 2 घंटे उसका आइडल टाइम है। तो मुझे रेट वेरिएंस के लिए पेमेंट आवर चाहिए मतलब 10, वर्किंग आवर्स चाहिए मुझे एफिशिएंसी के लिए मतलब 8, और आइडल टाइम वेरिएंस के लिए मुझे चाहिए ये 2। तो हम क्या करते हैं? डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस बनाते वक्त स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट में कोई चेंज नहीं करते, वही आवर्स रेट अमाउंट है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं करते, आवर्स रेट अमाउंट है। लेकिन एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट में जो आवर्स का कॉलम था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सर एक में हम लेते हैं एक्चुअल वर्किंग आवर्स जो हम यूज करेंगे एफिशिएंसी के लिए, सेकंड में हम लेते हैं आइडल आवर्स जो हम यूज करेंगे आइडल टाइम वेरिएंस के लिए, और थर्ड में हम लेते हैं एक्चुअल वर्किंग आवर और आइडल टाइम आवर्स का एडिशन, दैट इज पेड आवर्स, पेमेंट आवर्स, जो हम यूज करते हैं रेट वेरिएंस के अंदर। और पेमेंट आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअल लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस कि आवर्स के कॉलम को मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक्चुअल वर्किंग आवर्स, आइडल आवर्स और पेमेंट आवर्स। फुल फॉर्म लिख दिया नीचे, AWH मतलब एक्चुअल वर्किंग आवर्स, IH मतलब आइडल आवर्स और PH मतलब पेमेंट आवर्स। सर आइडल टाइम के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि एफिशिएंसी वेरिएंस के जो 2 पार्ट होते हैं, यील्ड और मिक्स वेरिएंस, उनका भी एप्लीकेशन साथ के साथ। सर ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि एफिशिएंसी वेरिएंस के 2 पार्ट हो जाएंगे, यील्ड और मिक्स वेरिएंस। बिल्कुल सेम तरीके से समझो सर इसको जैसे हमने मटेरियल वेरिएंस की बात करी। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस
सर एफिशिएंसी वेरिएंस का ये फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको पीछे बताया, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, यही वाला फॉर्मूला कॉपी करा हुआ है। अब जब आप कह रहे हो कि इसके दो पार्ट होते हैं यील्ड और मिक्स, तो सर ऑफ कोर्स यील्ड वेरिएंस प्लस मिक्स वेरिएंस विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी वेरिएंस। याद करो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और मैंने आपको यहां पे कहा है कि क्वांटिटी को यहां पे आवर्स बोलते हैं, तो सर फॉर्मूला हो जाता है यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। मतलब जैसे मटेरियल के केस में RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं, वैसे यहां पे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट होंगे मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। दूसरा जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल सेम है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल आउटपुट था। सर यहां पे भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल आउटपुट है, बस कॉस्ट जो है यहां पे लेबर की आ जाती है, वहां पे मटेरियल की आ जाती है। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला मटेरियल का था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, सर क्वांटिटी की जगह आवर्स लिख दो, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में एक्चुअल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और ध्यान देना कि ये एफिशिएंसी के पार्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आवर्स हैं, यहाँ पे जो एक्चुअल आवर्स हैं वो एक्चुअल वर्किंग आवर्स है, एक्चुअल आवर्स जो हैं वो यहाँ पे वर्किंग आवर्स है, ना कि पेड आवर्स। और जैसा कि हम मटेरियल के केस में कहते थे सर यील्ड और मिक्स केवल तभी कैलकुलेट होगा जब दो या दो से ज्यादा मटेरियल, क्योंकि दो या दो से ज्यादा मटेरियल नहीं होंगे तो मिक्स वेरिएंस नहीं, और मिक्स नहीं है तो यील्ड कैलकुलेट करके क्या करूंगा, यील्ड विल बी इक्वल टू दिस वन। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है, यील्ड और मिक्स वेरिएंस लेबर के भी केवल और केवल तभी कैलकुलेट किए जा सकते हैं जब क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा कैटेगरी की लेबर होगी, स्किल्ड अनस्किल्ड यूथ मैन वुमेन, इस तरीके से जब तक कैटेगरीज नहीं बनाई जाएगी तब तक, जब तक कैटेगरी नहीं बनाई जाएगी तब तक आप चाहकर भी यील्ड और मिक्स वेरिएंसेस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो सिमिलर मैं कहूंगा मटेरियल यील्ड और मिक्स को कॉपी पेस्ट कर दो, यहां पे बस क्वांटिटी की जगह आवर्स लिख दो, आपका यहां पे लेबर यील्ड और मिक्स के फॉर्मूले आपके सामने आ जाते हैं। सर स्टैंडर्ड यील्ड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको मटेरियल के केस में बताया था, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टोटल लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टोटल वर्किंग आवर्स। और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर की डिवाइड बाय एक्चुअल आउटपुट, कोई फर्क नहीं है, जीरो डिफरेंस। और जैसे आप मटेरियल में RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉलम बीच में डालते थे, वैसे ही यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का कॉलम बीच में आ जाएगा। बाकी आप देख सकते हो लेबर दो या दो से ज्यादा कैटेगरी की होगी तो सबसे पहले लेबर नाम लिखने के लिए कॉलम आ जाएगा, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, देन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आ गया, और फाइनली एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसमें आइडल टाइम होगा अगर तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स, आइडल आवर्स, पेमेंट आवर्स, पेमेंट आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट पता चलेगी। सर सेम तरीके से जैसे आप मटेरियल के केस में RSQ निकालते थे, वैसे यहां पे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेना, जो एक्चुअल वर्किंग आवर्स का टोटल होगा उसको आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स का रेशियो होगा उसमें बांटना है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब है टोटल एक्चुअल वर्किंग आवर्स को स्टैंडर्ड रेशियो में बांट देना। और अगर आपको नहीं समझ में आती बात तो सिंपल स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल वर्किंग आवर्स करोगे, आपको रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स पता चलते रहेंगे। बाकी मैं सिंपल कहता हूं, करना क्या है, टोटल एक्चुअल वर्किंग आवर्स को स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो, आपको आपके रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स पता चल जाते हैं। एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक पूरा फुल फ्लेज एग्जांपल क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको आइडल टाइम और यील्ड मिक्स का एप्लीकेशन भी समझ में आ जाए। एग्जांपल देखो, द स्टैंडर्ड आउटपुट of a product DJ is 25 units per hour in manufacturing department of a company employing 100 workers। 100 वर्कर हैं, अगर वो 100 वर्कर एक घंटे काम करें तो हमें 25 यूनिट का आउटपुट मिल जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड कहता है। इन ए 40 आवर्स वीक, एक 40 घंटे का वीक, द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस्ड 960 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डीजे, 960 यूनिट उन्होंने बनाई, despite 5% of the time paid was lost due to an abnormal reason।
5% टाइम जो है वो लॉस्ट हो गया. टाइम लॉस्ट इज नथिंग, इट इज द abnormal idle time. The hourly wages rates actually paid were rupees 6.20, rupees 6 and 5.70 respectively to Group A consisting 10 workers, Group B consisting 30 workers, Group C consisting 60 workers. तीन ग्रुप है ए बी सी, 10 वर्कर, 30 वर्कर और 60 वर्कर्स हैं उसमें. इस तरीके से ये 100 वर्कर हैं. द स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर आवर इज सेम फॉर ऑल द वर्कर. सभी वर्कर के लिए स्टैंडर्ड वेजेस का रेट सेम है. और क्वेश्चन ने कहा है ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 240 फेवरेबल है. और क्वेश्चन की डिमांड है आपको लेबर का कॉस्ट, रेट, गैंग इज नथिंग, मिक्स वेरिएंस को बोला जाता है, यील्ड और आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट करना है. तो सर सबसे पहले तो डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस तो बनाना ही है, वो बनाएंगे. हेडिंग पुट करेंगे आंसर, और आंसर में हम बनाएंगे डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस. 5 कॉलम में सबसे पहले लेबर नाम लिखेंगे कैटेगरी, देन स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, देन स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, देन रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स और फाइनली एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट. एज पर क्वेश्चन ने कहा 100 वर्कर अगर 1 घंटा काम करें तो 25 यूनिट का आउटपुट, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट 25 यूनिट कितने घंटों में सर? 100 घंटों में. 100 वर्कर 1-1 घंटा काम करें तो इसका मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, सर कितने वर्कर हैं इनमें? इनमें है 10, 30 और 60 वर्कर. तो ये 100 वर्कर 1-1 घंटा काम करें तो 10, 30 और 60 वर्कर अगर 1-1 घंटा काम करें तो सर 10 घंटे, 30 घंटे, 60 घंटे, टोटलिटी में 100 घंटे काम होगा तो 25 यूनिट का आउटपुट आएगा. ये हमारा स्टैंडर्ड कहता है. इसके बाद क्वेश्चन ने कहा 40 घंटे का एक वीक है, डिपार्टमेंट ने 960 यूनिट प्रोड्यूस करी है. तो सर एक्चुअल आउटपुट पता चल गया 960, एक्चुअल आउटपुट पता चल गया 960. तो इसके बेसिस पे मैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट कर सकता हूं कि अगर 10 घंटे हैं 25 यूनिट के लिए तो 960 के लिए कितना? 10 डिवाइड बाई 25 इंटू 960 384, 30 डिवाइड बाई 25 इंटू 960 1152, 60 डिवाइड बाई 25 इंटू 960 2304. इसका टोटल कर दिया 3840 आवर्स आ गया. इसके बाद क्वेश्चन है का 5% टाइम जो है वो लॉस्ट हो गया. तो 40 घंटे हैं, 40 घंटे का 5% होता है 2 घंटे, 2 घंटे लॉस्ट. 10 वर्कर हैं तो 10 इंटू 2 20 घंटे लॉस्ट हो जाएंगे. 30 वर्कर है तो 30 इंटू 2 60 घंटे लॉस्ट हो जाएंगे. और 60 वर्कर है तो 60 इंटू 2 120 घंटे लॉस्ट हो जाएंगे. तो मैं यहाँ पे आइडल आवर्स शो कर सकता हूँ 10 इंटू 2 20, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120 आवर्स. सर टोटल आवर्स लॉस्ट हो गए मेरे 200. अगर 40 घंटे का वीक है उसमें से अगर आपका 5% मतलब 2 घंटे लॉस्ट हो गए तो 38 आवर्स की वर्किंग. तो 38 इंटू 10 380 आवर्स की वर्किंग, 38 इंटू 30 1140 आवर्स की वर्किंग, और 60 इंटू 38 सर 2280 आवर्स की वर्किंग. तो टोटल वर्किंग हो गई 3800 आवर्स की. अगर एक्चुअल वर्किंग आवर्स और आइडल आवर्स को ऐड कर दिया जाए तो आपको ये पेमेंट आवर्स पता चल जाएंगे और इसका टोटल आ गया 4000 घंटे. इसका टोटल आ गया 4000 घंटे. और इनका रेट है 6.2, 6 और 5.7, 6.2, 6 और 5.7. सर पेमेंट आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अमाउंट्स आ गई और टोटल कर दिया 23,360 की अमाउंट आ गई. सर ये आपको मैं बताऊं तो ये आपका एक्चुअल डेटा जो है वो कंप्लीट हो गया. एक्चुअल डेटा आपका कंप्लीट है, उसमें किसी तरीके का कोई डेटा मिसिंग नहीं है. देन क्वेश्चन ने हमें कहा कि लेबर का जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो 240 फेवरेबल है. लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो 240 फेवरेबल है. तो हम क्या करते हैं हम यहाँ पे लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दी है. 10 डिवाइड बाई 25 इंटू 960 384 1152 और 2304 कैसे निकाला वो कैलकुलेशन मैंने दिखा दी. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपने निकाला 240 फेवरेबल. तो सर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट. 3 तरीके के वर्कर हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी. तो सर 240 इज द फेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. स्टैंडर्ड आवर्स 384 माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स 380
मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, हमें नहीं पता सर कितना है, तो वो मैंने x अज्यूम कर लिया। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में एक्चुअल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय x, देन फिर से प्लस ग्रुप बी के लिए, ग्रुप बी के लिए स्टैंडर्ड आवर्स 1152 माइनस 1140 इंटू एक्स। सिमिलरली फॉर ग्रुप सी 2304 माइनस 2280 मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्वेश्चन है, ये तो हमें कहा ही है कि जो स्टैंडर्ड रेट है वो सेम है, तभी मैंने क्या किया, सबके लिए सेम ले लिया x। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहां से स्टैंडर्ड रेट पता चल जाता है 6 रुपए का, और ये 6 रुपए का स्टैंडर्ड रेट हम पहले तो स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके अमाउंट का टोटल कर लेते हैं, देन सेम रेट स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट में लिख के मल्टीप्लाई करके अमाउंट का टोटल कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट भी पूरा कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, जिसमें हमें करना क्या होता है कि सर जो एक्चुअल वर्किंग आवर्स है टोटलिटी में 3800, उसको स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो। स्टैंडर्ड रेशियो अगर आप बनाते हो तो 136 का रेशियो है, तो 136 के रेशियो में जब 3800 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इट विल कम 380, 1140 और 2280, मतलब सेम आ गया जो एक्चुअल वर्किंग आवर्स था। इसका मतलब RSH माइनस AWH दैट इज मिक्स वेरिएंस निकालना हो तो नहीं लाएगा। क्या निकालना है मेरे को? मिक्स वेरिएंस। यस सर, मेरे को गैंग वेरिएंस निकालना है जो कि 0 कैलकुलेट होके आने वाला है। क्या निकालना है अपने को, एक एक रिक्वायरमेंट देख लो। सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सर फॉर्मूला अप्लाई कर लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 23,040 माइनस 23,360, इट विल कम 320 एडवर्स। देन मुझे निकालना है रेट वेरिएंस, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, 6 माइनस 6.2 मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल पेमेंट आवर 400, 6 माइनस 6.2 मल्टीप्लाई बाई 480 एडवर्स। सेकंड ग्रुप के लिए आ जाएगा 6 माइनस 6, 0 आ जाएगा सर सेकंड के लिए, और थर्ड के लिए आ जाएगा आपका 6 माइनस 5.7 मल्टीप्लाई बाई 2400, इट विल कम 720 फेवरेबल, टोटल आ गया 640 फेवरेबल। इसके बाद आपको गैंग वेरिएंस निकालना है सर, 0 आएगा, 0 आएगा क्योंकि RSH और एक्चुअल आवर्स सेम है तीनों में ही। इसके बाद आपको कैलकुलेट करके देना है यील्ड वेरिएंस। सर यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, 384 माइनस 380 मल्टीप्लाई बाय 6, 384 माइनस 380 मल्टीप्लाई बाय 6 24 फेवरेबल। नेक्स्ट आ जाएगा 1152 माइनस 1140 मल्टीप्लाई बाय 6 72 फेवरेबल, और लास्ट आ जाएगा आपका 2304 माइनस 2280 मल्टीप्लाई बाय 6, इट विल कम 144 फेवरेबल, टोटल आ गया 240 फेवरेबल। और लास्ट में आपको आइडल टाइम वेरिएंस निकालना है, तो सर आइडल टाइम है 20, 60 और 120 आवर्स, और रेट जो है वो तो स्टैंडर्ड रेट 6 रुपए का है ही, मल्टीप्लाई करके टोटल 1200 एडवर्स आ गया। तो इस तरीके से आप लेबर का आइडल टाइम, यील्ड और मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। एंड दिस इज द रिवीजन ऑफ मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सिंपल, मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात बोलता हूं, अपने को मटेरियल वेरिएंसेस पे कंसंट्रेट करना है। अगर अपने को मटेरियल वेरिएंस समझ में आ गया तो जब हम लेबर वेरिएंस पे मूव करेंगे अपने को बस इतना समझना है, सर एक एडिशनल वेरिएंस आइडल टाइम वेरिएंस है, तो कॉस्ट वेरिएंस के 3 पार्ट है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के 3 पार्ट है, रेट, एफिशिएंसी और आइडल टाइम। क्वांटिटी की जगह आवर्स लिख देना, प्राइस की जगह रेट लिख देना, बाकी कहीं कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिवीजन के साथ। और हाँ, अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट है, रिवीजन सीरीज है पूरी की पूरी, और MCQ क्वेश्चंस हैं, सीरीज है पूरी की पूरी जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस हमने अपलोड कर दी है, और भी काफी सारे रिवीजन लेक्चर्स आपके पास आने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट FM, OMSM, फाइनल में HCM DM के। बाकी भी जो हमारी फैकल्टीज है वो भी रिवीजन लेक्चर्स तैयार कर रही है आपके सामने, लॉ, फाइनेंशियल अकाउंट, इनके भी रिवीजन लेक्चर्स आएंगे। साथ में हमारे फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ही हम
टेस्ट अपलोड करते हैं, उसका सॉल्यूशन अपलोड करते हैं, उसकी डेट अनाउंस करते हैं, सॉल्यूशन की डेट अनाउंस करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सारी की सारी डिटेल रिलेटेड टू फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ऑलरेडी हम 10 से 12 टेस्ट कंडक्ट कर चुके हैं और भी अभी काफी सारे बाकी हैं। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और ऑफ कोर्स पॉसिबल हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।